हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्शन लर्निंग में। और आज हम नोमैडिक एम्पायर जो कि हिस्ट्री का 5th चैप्टर है उसका 2nd पार्ट कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है वाई डिड चेंगिस खान रिटर्न टू मंगोलिया विदाउट टचिंग इंडिया। तो हमारा ये सवाल था जिससे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि चेंगिस खान हमारे भारत से होके गुजरने वाला था, लेकिन फिर क्यों वो भारत में एंटर नहीं किया। इसका कारण था कि चेंगिस खान जब चाइना से वापस आ रहा था तो वो नॉर्थ इंडिया के आसाम सेक्शन से इंडिया में एंटर करने वाला था, लेकिन गर्मी और नेचुरल हैबिटेट उसका जो था उसको वो एडॉप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डेज़र्ट रीजन जो कि कोल्ड डेज़र्ट है मंगोलिया वहाँ रहता था और यहाँ की हीट को वो मैनेज नहीं कर पाएगा। इसी वजह से यहाँ की हीट को वो मैनेज नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो भारत से होकर नहीं गया। और फिर आखिर में चेंगिस खान की 1227 यानी 1227 में मृत्यु हो गई। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है अचीवमेंट। तो चेंगिस खान के कौन से अचीवमेंट थे। तो चेंगिस खान की जो एबिलिटी थी इनोवेट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, उसी ने उसको विश्व विजेता बनाया। यानी चेंगिस खान का जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, यानी जो लड़ने की तकनीक थी, इसी ने उसे वर्ल्ड फेमस बनाई। और वो क्या थी, उसके 2 कारण थे। पहला कारण था ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी और दूसरा था रिगरस ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग आर्मी में क्या बोल रहा है कि जो चेंगिस खान था उसने अपनी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर रखा था, जिसमें वो अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता था कि आपको किस तरह से लड़ना चाहिए, आपको किस तरह का स्किल यूज़ करना चाहिए। और बेसिकली जैसे कि मैंने लास्ट डे भी बताया आपको कि वो लोग ट्राइबल थे, यानी नोमैडिक थे, जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, यानी शिकार करते थे और एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों की मदद से आया जाया करते थे। तो उनके लिए हॉर्स बैक में बैठ के आर्चरी चलाना, तीरबाजी यानी घोड़े की पीठ में बैठ के उन्हें तीर कमान चलाने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती थी। और क्योंकि वो घोड़े चलाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो पूरे मंगोलिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ तक उनका एक्सटेंड हुआ है, यानी एशिया, रशिया और चाइना जैसे इलाकों में, तो उनको दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लड़ाई कर लेते थे। ये उनका फर्स्ट एडवांटेज था। सेकंड उनका एडवांटेज था कि अब वो लोग, जैसे मैंने बताया कि घोड़सवार थे, तो उनको घोड़ा चलाने का ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग था। तो अभी क्या हुआ, वो लोग बहुत ही आसानी से लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये क्या करते थे, ठंडी के समय में फ्रोज़न रिवर का इस्तेमाल हाईवे के रूप में करते थे, क्योंकि जो उनके एनिमीज़ होती थी वो इन जगह से टोटली एडेप्टेड नहीं थे, या फिर बोल सकते हैं कि वो इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी नहीं थे। मगर मंगोलियन लोग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा भली भांति वाकिफ़ थे, इसलिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं करते थे। इसी वजह से चेंगिस खान की जो आर्मी थी वो इतना ज़्यादा वर्ल्ड में अपना जगह बना पाई, इतनी ज़्यादा फेमस हो पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह है द मंगोल आफ्टर चेंगिस खान। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंसेप्शन लर्निंग फैमिली के मेम्बर्स बन पाए। वापस से अपने टॉपिक में आते हैं। तो हमारा टॉपिक है मंगोल आफ्टर चेंगिस खान, यानी चेंगिस खान की मृत्यु के बाद मंगोल का क्या हुआ। तो चेंगिस खान जब ज़िंदा था तो उसने क्या किया, अपने एम्पायर को 2 फेज़ में यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं इसको इलाके नहीं कह सकता, ये फेज़ का मतलब है 2 दौर पे, 2 समय पे उसने डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट फेज़ था वो था 1236 से 1242 तक, जहाँ पर चेंगिस खान ने रशिया के स्टीपीज ग्रासलैंड से लेकर बल्गेरिया, पोलैंड और हंगरी तक अपने इलाके को एक्सपांड किया। और नेक्स्ट जो फेज़ था, जो सेकंड फेज़ था, उसमें 1255 से 1300 तक उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि चाइना, इराक, ईरान और सीरिया जैसे इलाकों में। और इन हर एक इलाके में जहाँ तक उसने अपने कैंपेन किए, उस इलाके को उसने पूरी तरीके से कैप्चर
कर लिया, जिस वजह से जिंगिस खान की आर्मी दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती रहे। सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो चैप्टर बिल्कुल भी हमारे समझ में नहीं आएगा कि क्यों जिंगिस खान या कैसे जिंगिस खान ने इतनी पावरफुल मिलिट्री आर्मी तैयार कर दी थी। तो सबसे पहले ऐसा कारण था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जिंगिस खान क्या करता था, जो भी उनके ट्राइब के एबल बॉडीड एडल्ट मेल हुआ करते थे उनको वो अपने आर्मी में ज्वाइन करवा लेता था, कि जो सबसे ज़्यादा फुर्तीले हों, जो लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा कैपेबल हो, उनको वो लेता था। वो ये नहीं था कि एजेड लोग को अपनी आर्मी में लेता था, वो सबसे ज़्यादा फुर्तीले लोगों को लेता था जो उसके लिए सबसे बढ़िया होते थे। उसके बाद उसने क्या किया, मंगोल में अलग अलग काइंड के ट्राइब लोग रहते थे, लेकिन उसने हर एक ट्राइब को एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की, और जिस वजह से सब लोग खुशी खुशी उस आर्मी में काम करने को तैयार हो गए, जिसमें तुर्किश लोग थे और केरीत्स लोग थे, जिन्होंने बाद में जाकर जिंगिस खान की आर्मी में सर्व किया। जिंगिस खान का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, ये उसकी पूरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसकी आर्मी, क्योंकि इसी आर्मी ने उसको वर्ल्ड फेमस रूलर बनाया या एक डिक्टेटर बनाया। तो जिंगिस खान ने क्या किया, ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज़ को मिटाकर एक कॉमन आइडेंटिटी देने की कोशिश की। और इस ट्राइब के अंदर जो भी होता था, अगर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करे, यानी वो अगर उसकी आर्मी को छोड़ के जाने की कोशिश करे, तब जिंगिस खान उसे बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिया करता था। इसी वजह से कोई भी उस आर्मी को लीव करने से पहले 10 बार सोचेगा। उसके बाद उसने अपनी आर्मी को 4 पार्ट में डिवाइड किया और हर एक बेटे को थोड़ी थोड़ी आर्मी दे दिया, और इसका जो कैप्टन होता था उसको नोयन कहते थे। याद रहे, क्या कहते थे? नोयन। द वर्ड नोयन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैप्टन्स ऑफ द आर्मी ऑफ जिंगिस खान। उसके बाद में ये सोल्जर्स आफ्टर द डेथ ऑफ जिंगिस खान, उन्होंने लॉयली उनके बच्चों के ऊपर भी अपना, उसके बाद जिंगिस खान के ये जो कैप्टन्स होते थे, ये उनको बहुत ही ज़्यादा लॉयली सर्व करते थे। तो जो भी उनका आर्मी का पर्सन जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था, जो उसको सबसे ज़्यादा लॉयली प्रूव करते थे, उनको वो ब्लड ब्रदर यानी खून का भाई कहता था। यानी ऐसा भाई जो उसका भले ही अपना खून का ना हो, लेकिन वो उसे उतना ही करीब मानता था। और सेकंड, जो एक ऑर्डिनरी यानी एक आम इंसान होता था उसका आर्मी का, वो भी अगर उसी तरह करता था तो वो उसे नौकर कहता था। यहाँ नौकर का मतलब जैसा हम कहते हैं कि घर में काम करने वाला नौकर, वैसा नौकर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ उसका बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है, जैसे कि एक मालिक और उसके नौकर का होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ नौकर का मतलब घर में काम करने वाला इंसान नहीं है जिसे हम ख़राब ट्रीट करें, बल्कि यहाँ नौकर मतलब जो उसका बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार हो, जिसमें वो आग बंद करके भरोसा कर सके। ऐसे कुछ टाइटल्स से जो वो अपने आर्मी में देता था। और इतनी बड़ी आर्मी जो कि 50,000 1 लाख की सेना हो, और उसमें जब किसी एक पर्सन को ये टाइटल मिलता था तो आप समझ ही सकते हैं कितनी गर्व की बात हुआ करती थी उनके लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्लीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट कीजिए। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जिंगिस खान का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ये जिसे हम सिविल सिस्टम कह सकते हैं, वो उलुस सिस्टम के ऊपर में था। कौन सा सिस्टम? उलुस सिस्टम। उलुस सिस्टम क्या है? बोल रहा है जो भी जिंगिस खान के द्वारा असाइन न्यू बॉडीज़ होती थी गवर्नमेंट की, बेसिकली उनके 4 बेटों के अंडर ये होता था, उसको बोलते थे 4 उलुस। तो पहला उलुस यानी पहला जो इलाका था वो उनके पहले एल्डेस्ट सन, जिसका नाम था जोची, जो कि था रशियन स्टीप्स इलाका। और ये इलाका कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि जिंगिस खान कहता था कि मेरे जो घोड़े हैं वो जहाँ तक चढ़ने जाएंगे वहीं तक मेरा इलाका हो जाएगा, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। और सेकंड जो उनका उलूस था वो था उनके सेकंड बेटे शांगताई। तो शांगताई को ट्रांसोनियन स्टीपी इलाका दिया गया था, जो पामीर माउंटेन यानी हमारे बोल सकते हैं नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालयस तक उनका एक्सटेंड था। उनके जो थर्ड बेटे थे उनका नाम था ओगुडेई। तो ये ओगुडेई जो थे
इन्होंने बिल्कुल जिंगिस खान के जैसा ही काम किया और अपने एम्पायर को बहुत ही दूर जैसे इलाकों तक फैलाने में कोशिश की, जो कि है काराकोरम। काराकोरम हम जानते हैं, काराकोरम यानी K2 पर्वत को बोलते हैं काराकोरम रेंज। और जो उनका आखिरी बेटा जो फोर्थ सन था, जिसका नाम था टोलोई, उनको मंगोलिया की एंसेस्ट्रल लैंड दे दी गई, यानी उनके पापा की या पूर्वजों की जो पूरी ज़मीन थी वो भूमि उन्हें दे दी गई। इस तरह से 4 उलूस यानी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन आगे जाकर उनकी फैमिली ने, उनके बच्चों ने उनका सेम स्टेटस को फॉलो नहीं किया, बल्कि सब अपने अपने सेपरेट एम्पायर बना लिए। लेकिन जिंगिस खान जब ये उलूस बना रहा था तो उन्होंने क्या किया, अब और आगे जाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि जितना बड़ा इलाका मैंने कैप्चर किया है ये मेरे लिए सफिशिएंट है और मैं यहीं पर रह सकता हूँ। इसीलिए वो अपने आसपास के इलाकों में जाने लगा और जो भी उनको हैप्पीली या अपने मन से उनको एक्सेप्ट करने लगे, वो उनको प्रोटेक्शन देने लगा, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इन मंगोलिया, कि मंगोलिया में ट्रेड और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब जैसे हम इतना देर तक जो पढ़े, हमने जो सीखा या जाना, क्या जाना हमने कि जिंगिस खान जो था वो सिर्फ लड़ाइयाँ करता था और एक जगह से दूसरी जगह जाके इलाके को कैप्चर करता था, लेकिन उसने ट्रेड और कम्युनिकेशन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? फर्स्ट है, इसे हम कहते हैं याम। याम क्या है? याम एक प्रकार का रैपिड कोरियर सिस्टम है जिसे जिंगिस खान ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक डिस्टिंक्ट एरिया तक कनेक्ट करता था, क्योंकि उस समय हमारे आज की तरह फ़ोन या फैक्स नहीं हुआ करते थे। इसीलिए ये घोड़सवारों का काम होता था कि वो इन पोजीशंस को होल्ड करके रहे, ताकि जब भी जिंगिस खान का ख़त आए तो वो जल्द से जल्द उन तक इन चीज़ों को पहुंचा सके। समझ गए आप? नेक्स्ट है, इसे कहते हैं क्यूबकू टैक्स। क्यूबकू टैक्स क्या है? इसे हम मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन टैक्स बोल सकते हैं। यानी ये जो टैक्स था ये बेसिकली नोमैड्स लोगों को देना पड़ता था अपने विलिंगनेस से, कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले जिंगिस खान से, इसलिए दे देते। थर्ड है टेरिटरी लिंकिंग। टेरिटरी लिंकिंग के लिए जिंगिस खान ने क्या किया? जिंगिस खान ने क्या किया, यूरोप और चाइना जैसे टेरिटरी को मंगोलिया से लिंक करने की कोशिश की। कैसे? थ्रू द मीन्स ऑफ सिल्क रूट। यानी जिंगिस खान क्या करने लगा, इंडिया, चाइना और मंगोलिया जैसे इलाकों में एक सर्कुलर ट्रेड चला रहा था, जिसे हम सिल्क ट्रेड कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं लहसा जो कि तिब्बत में है, यानी हमारे भारत के जस्ट ऊपर साइड में, वहाँ पर से वो एंशियंट ट्रेड रूट जाती थी, जहाँ से जिंगिस खान कभी होकर जाया करता था। फोर्थ जो टैक्स है इसे बाज टैक्स कहते हैं। बाज टैक्स बेसिकली ट्रेडर यानी व्यापारी लोग दिया करते थे। इसका कारण क्या था कि आप मंगोलियन जो खान है यानी जिंगिस खान को फुल अथॉरिटी दे रहे हैं, कि आप मान रहे हैं मन से कि जिंगिस खान मेरा रूलर है, मैं उसके अंडर में, उनके शेड में हूँ। इस बात को मानने का जो विलिंगनेस होता था उसको बाज टैक्स कहते थे। और लास्ट आते हैं, ये है प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या है? मंगोल ने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी और रास्ते में आने वाले हर एक इलाके को तहस नहस और कुचल के रख दिया। तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर वो नहीं चाहता था कि लोगों को मारे, क्योंकि लोग खुद ही सरेंडर कर रहे थे। इस समय जो पीजेंट्री था या जो मैसेकियर था, ये सब क्या हुआ, उन लोगों ने हैप्पीली या खुद के मर्जी से ही क्या किया, अपने जो लैंड्स थे वो उनको दे दिए फॉर द पर्पस ऑफ पैस्चर। पैस्चर का मतलब होता है ऐसे इलाके जो बेसिकली जानवरों को घास खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पीजेंट्री ने क्या किया? पीजेंट्री ने खुद इतनी लड़ाई झगड़े को देखते हुए उन्होंने सोचा कि जिंगिस खान से मुकाबला करना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। इससे बेटर ये ऑप्शन है कि हम अपनी ज़मीनें थोड़ी थोड़ी करके जिंगिस खान को दे दें। क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? इस तरह से ट्रेड और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ मंगोलिया में। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है लीगल कोड ऑफ लॉ। यानी जिंगिस खान के भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे जिसके आधार पे वो चलता था। फर्स्ट था यासा।
यासा क्या है? यासा जो कोड ऑफ लॉ है ये बेसिकली मंगोल चीफ्टन की असेंबली हुआ करती थी। इसमें क्या होता था? इट हैज़ एलाबोरेटेड ऑन द कॉम्प्लेक्स वेज इन विच द मेमोरी ऑफ द ग्रेट खान वाज फैशन बाई सक्सेसर। यानी ये एक प्रकार का कोड था जिसमें जिंगिस खान का जो महान इतिहास है उसको उनके एंसेस्ट्रल आगे ले जाएं, इन चीज़ों को एक नियम के जैसे बनाया गया, इसी को बोला गया यासा। राइट, इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्मुलेशन द टर्म वॉज रिटन एज यासा, जिसका मतलब होता है डिक्री और ऑर्डर। यानी ये क्या ऑर्डर दे रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट एंड द आर्मी एंड द पोस्टल सिस्टम, इन सारी चीज़ों को उनके इलाके में अच्छे से चलाया जाए, यही हमें यासा कह रहा है। लेकिन बाय द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी द मंगोल्स हैड एमर्ज एज यूनिफाइड पीपल। लेकिन बाद में जाकर 13th सेंचुरी यानी कब से कब तक? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। 13th सेंचुरी का मतलब कितना होता है? 1201 to 1300, इसको कहेंगे 13 सेंचुरी। सो 13th सेंचुरी में मंगोलियन एक बहुत ही बड़ा आर्मी के रूप में नहीं बल्कि यूनिफाइड पीपल्स के रूप में आया, यानी संयुक्त लोग, यानी जहाँ पर हर एक व्यक्ति एक साथ मिलजुल के रह रहा है, क्योंकि उसने अपनी आर्मी का एजेंडा यही बनाया था कि भले कितने ही प्रकार के ट्राइबल पीपल उस इलाके में रहे लेकिन उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, वो होगी मंगोलियन। और इसी तरह उसने सोसाइटीज़ को और हिस्ट्रीज़ को, कल्चर, लॉ, सब कुछ को कॉम्बाइन करने की कोशिश की और आज इतना बड़ा एम्पायर बनाया है जिसे हम पूरे विश्व में जानते हैं कि मंगोलियन एम्पायर नाम का भी एक था और जो कि कितना ही विशाल था। सो इसके साथ मैं इस चैप्टर की समाप्ति करता हूँ। समझने आपको कोई भी तकलीफ़ हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। Till then, thank you for watching my video and please subscribe and share my video to your friends and keep watching.